फाइन स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे हम लोग 3 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, सभी लोग बहुत ही चौकन्ना होकर सुनोगे। 11 नंबर, 3 क्रिमिनल लॉज आया है। इससे पहले जितने भी हमारे पास क्रिमिनल लॉज था, जानते हो कि मैकेले का बनाया हुआ 1860 का आईपीसी इंडियन पेनल कोड, उसके बाद सीआरपीसी जो कि रिसेंट में 1973 में उसको अमेंड किया गया, और एक तुम्हारा एविडेंस एक्ट। तो 3 एक्ट था ना, ये तीनों एक्ट को बदल दिया गया इस बार, और इसका नामकरण भी हिंदी नामकरण होगा इसका। तो इसका साइलेंट फीचर समझेंगे, क्या खास चीज़ इसमें ऐड किया गया, समझे, गवर्नमेंट का दलील समझेंगे, और प्लस क्रिटिक्स का भी अपना व्यू पॉइंट समझेंगे। तो बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही सीखने वाला एडिटोरियल्स होगा ये स्टूडेंट, समझे। हाँ, उसके बाद देखो नंबर 12, पूरा दुनिया अभी पॉली क्राइसिस में है। पॉली क्राइसिस मतलब एक क्राइसिस नहीं है, दुनिया भर का क्राइसिस है। क्लाइमेट को लेकर अपना ही क्राइसिस है ना, इकोनॉमिक पॉवर्टी को लेकर अपना ही क्राइसिस है, पेंडेमिक आया उसकी वजह से अभी भी लोग क्राइसिस में ही हैं। तो दुनिया में बहुत क्राइसिस है, और एक इलेक्शन का अपना ही क्राइसिस है। देख रहे हो ना कि लोग जीत जाता है, जो शेख हसीना पता चला ना बांग्लादेश में जीती है, ओनली 41% लोग गए थे वोट देने के लिए। हाईली क्रिटिसिज्म हो रहा है, और अपोजिशन ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इलेक्शन में इस बार बांग्लादेश में। और यही चीज़ हम अफ्रीका में भी देख सकते हैं, अफ्रीका में भी, इजिप्ट में भी कुछ ऐसा, सर्बिया में देखो, ये इशू पढ़ेंगे हम लोग आने वाले समय में। तो पॉली क्राइसिस से गुजर रहा है, समझे। और दूसरी बात ये है कि जो मॉडर्न यूथ है बच्चे लोग, जिसमें हम लोग भी आते हैं, मॉडर्न, ये रिसर्च में पाया गया, ये सर्वे में पाया गया कि मॉडर्न जो यूथ है उसमें मैक्सिमम लोग डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। लोग रेडिकल हो रहे हैं, लोग पोलराइज हो रहे हैं ज़्यादातर, और जो बूढ़े लोग हैं 50 साल से ऊपर है, उसका अभी भी आस्था ज़्यादा डेमोक्रेसी में ही है। तो जनरेशन को हो क्या रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट गवर्नेंस है वर्ल्ड में, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता है। जो सबसे अच्छा व्यवस्था दे सकता है, क्योंकि आपका चैलेंजेस, डेमोक्रेसी से बढ़िया कोई व्यवस्था हो सकता है जहां पीपल खुद रूल कर रहा है, उससे बढ़िया व्यवस्था क्या हो सकता है, जरा बताना हमको। मतलब लोगों में जो यूथ में है, इसको लेके जो पवित्रता था, जो एक प्यूरिटी था, वो घट रहा है। क्यों ऐसा, क्या रीजन है, वो समझेंगे एडिटोरियल नंबर 12 में। एंड 13 देखो, पीएम जनमन, पीबीटी जिसके लिए जो है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसके लिए जो है, उसे संबंधित आया है। बस सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमें खुद पता नहीं कि पीबीटीजीज का जनसंख्या कितना है। तो जब जनसंख्या आपको ठीक से नहीं पता है, तो फिर पॉलिसी और प्रोग्राम कैसे हम चलाएंगे। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन कितना है, किस कैटेगरी से पॉपुलेशन कितना बिलोंग करता है, तभी हम ठीक से उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे, हर घर नल से जल योजना वाला चीज़ पहुंचा पाएंगे, रोड बना पाएंगे, हॉस्पिटल बना पाएंगे, स्कूल बना पाएंगे। उसके लिए हमारे पास रियलिस्टिक डाटा होना चाहिए। और देखो, जहाँ तक सवाल है भारत में, तो भारत में रेलेवेंट डाटा का तो कमी है। अब देखो 2011 में हुआ, अभी तक हम उसी पॉपुलेशन सेंसस का बात कर रहे होते हैं, नहीं तो कायदे से डेटा पे काम होना चाहिए भारत में। और स्पेशली मैं पीबीटीजीज का बात करूँ तो अभी तक कोई डेटा ही नहीं है, तो सीरियस लूफॉल्स। इसलिए लिखा गया है कि लैक ऑफ रियलिस्टिक डेटा मेक्स द थिंग्स वेरी डिफिकल्ट। आया समझ में ना। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे 11 नंबर, 3 criminal laws, silent features, government and critics viewpoint. GS paper 2, Constitution and Polity. Indian Constitution, historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था स्टूडेंट 21 दिसंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, समझे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। तो समझते हैं, एक एक करके समझते हैं बढ़िया से। देखो पहले तो यहाँ पे देखना पड़ेगा तुमको, थोड़ा जूम करके देखो इसको। जो 3 बिल है, 3 बिल क्या करेगा, जो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, जो चाहे आईपीसी हो 1860 का, चाहे सीआरपीसी हो 1973 का। सीआरपीसी पहले वाला भी था, उसको फर्दर अमेंड करके 1973 में एक कोडिफाइड किया गया फिर से। और जो हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 को, सबको रिप्लेस किया गया। और वो भी क्या, हिंदी टर्मिनोलॉजी के साथ, हिंदी नाम के साथ।
जैसे आईपीसी का जो हिंदी नाम होगा भारतीय न्याय संहिता, समझे, बिल 2023, अब वो एक्ट बन गया। उस तरह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इंडियन एविडेंस, एविडेंस मतलब क्या होता है, साक्ष्य, तो भारतीय साक्ष्य बिल, जो कि एक्ट बन गया। होप सो समझ में आ रहा होगा। बिल इसलिए क्योंकि उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब ये पास हो गया, एसेंट मिल गया है। हाँ, ये अलग बात है कि रूल्स और रेगुलेशन बनेगा तभी इंप्लीमेंट होता है, नहीं जानते हो सभी चीज़ तुम लोग। ये समझ में आ गया ना स्टूडेंट। तो भारतीय न्याय संहिता का मतलब आईपीसी को रिप्लेस जो किया। हाँ, मैं बार बार टर्मिनोलॉजी को बोलूंगा ताकि याद रहे तुम लोग को। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य बिल। तो देखते हैं हम लोग, तो पार्लियामेंट ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बिल पास किया है, और कोशिश यही है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए, ठीक है, उसको और बेटर किया जाए, समझ गए ना। और इसलिए हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी ने जब वो अपना स्पीच दे रहे थे राज्यसभा में, लोकसभा में, तो बोले हैं कि ये जो हम बनाए हैं ताकि स्पीडी जस्टिस हो सके। और हाँ, बहुत सारा इसमें फीचर्स है स्पीडी जस्टिस का भी, समझे। और हमारा जो एटीट्यूड होगा केवल पनिशमेंट देने का नहीं होगा, क्योंकि चाहे आईपीसी का बात करें, चाहे सीआरपीसी का बात करें, चाहे हम इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करें, ये ब्रिटिश का बनाया हुआ चीज़ है। कहोगे सर वो तो 1973 है, तो भाई वो आया उधर से ही आया ना, आ रहा है समझ में ना। देखो, तो ये एज पर आवर होम मिनिस्टर कहा कि ये सब कॉलोनियल हैंगओवर है, और ब्रिटिश कोई भी लॉ बनाया तो वो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बनाया था, और वो मूवमेंट को क्रश करने के लिए बनाया था। वो कोई इंडियंस के भलाई करने के लिए नहीं बनाया था वो। इसलिए हमें इस कॉलोनियल हैंगओवर्स के जो माइंडसेट उससे हमें निकलना होगा। और जो हमारा भारत का जो संविधान है, हमारा जो भारत का संविधान का जो स्पिरिट है, उसके आधार पे हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक रास्ता देना होगा। और फलस्वरूप ये तीनों बिल को लाया गया, समझे, पार्लियामेंट में। तो देखते हैं स्टूडेंट, एक एक करके चीज़ समझते हैं हम लोग अच्छे से। देखो, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, समझे। एक एक चीज़ को मैं आराम से बताऊंगा सभी चीज़ को। आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। इसमें क्या क्या फीचर्स है अब देखना बढ़िया से। हम जानते हैं कि कोई भी टेररिज्म से रिलेटेड एक्ट हो उसको हम लोग यूएपीए के अंतर्गत हम लोग ट्रायल कर सकते हैं, सही बात है ना। मगर इसमें टेररिज्म एक्ट के लिए एक और सेक्शन बनाया गया इस बिल में। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है क्रिटिक्स के तरफ से, कि जब यूएपीए आपके पास था ही, और जानते हैं यूएपीए बहुत ही खतरनाक लॉ है, उसमें आपको बेल मिलता नहीं है। जब आपके पास डेडिकेटेड यूएपीए वाला था ही, तो आपको अलग सेक्शन लाने की क्या जरूरत है, ये क्रिटिक्स का मानना है, क्रिटिक्स का कहना है। आप फीचर्स में देखोगे कि टेररिज्म जो केसेस है हम सेक्शन 113 में भी डील कर सकते हैं इस बिल का, या फिर यूएपीए के अंदर भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को जब ट्रायल कर रहे होंगे तो उस समय जो ऑफिसर होंगे कम से कम वो एसपी रैंक का होना चाहिए, आईपीएस होना चाहिए कम से कम। वो एसएचओ रैंक का नहीं हो सकता, वो कांस्टेबल रैंक का नहीं हो सकता है। किस रैंक का होना चाहिए, एटलीस्ट वो एसपी रैंक का होना चाहिए, या तो आईपीएस होना चाहिए, या फिर आईजी होना चाहिए, या फिर उससे पहले डीआईजी होना चाहिए। इस रैंक के लोग ही क्या कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, इस पे केस को रजिस्टर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ही खतरनाक चीज है। इसके लिए ऑथोरिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना। और देखो, जहां तक ऑफेंस की बात है, तो इससे क्या हो सकता है, यदि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी में गया तो मैक्सिमम डेथ हो सकता है, या तुम्हारा उम्र कैद हो सकता है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो समझ गए ना। पहला मैंने फीचर्स बताया तुम लोग को। पहला फीचर्स क्या बताया, टेररिज्म से रिलेटेड एक्ट। टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज में फंसता है तो उसको हम 2 तरीके से ट्रायल कर सकते हैं। इस बिल में जो सेक्शन 113 दिया गया उसके अंतर्गत भी इसको ट्रायल किया जा सकता है, समझे। और दूसरा क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास यूएपीए प्रेजेंट है तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे क्रिटिक्स का क्या मानना है कि जब यूएपीए इतना स्ट्रांग लॉ है आपके पास तो आप उसी से करिए। अब 113 लगा के हो सकता है कि आप इधर डाइल्यूट कर दो इसको, और कोई ऐसा आदमी पे आरोप लगा हो
जिसको आप बचाना चाह रहे हो या फिर आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो आप 113 लगा दोगे और किसी को यूपीए लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी फिर कहाँ से रहेगा? ये क्रिटिक्स का अपना वैलिड पॉइंट है। आया समझ में ना? दूसरा देखो, बढ़िया बात है, दूसरा देखो, हाँ ये समझने वाला चीज़ है। यदि मान लो कि किसी टेररिस्ट से आपने कोई ज़मीन खरीदा, आपको नहीं पता था कि वो टेररिस्ट है, हो सकता है कि आपका आसपास रह रहा हो, और आपने क्या किया, उसका ज़मीन खरीदा या फिर कुछ संपत्ति खरीदा और बाद में प्रूव हुआ कि वो टेररिस्ट आदमी था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा राहत है स्टूडेंट, ये लोगों के लिए बहुत ही बड़ा राहत है, समझे? तो पॉसेसिंग प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम और थ्रू ए टेररिस्ट एक्ट इज पनिशेबल ओनली। ये तभी पनिशेबल होगा जब आपने जानबूझ के जमीन खरीदा था और आपको पता था कि वो टेररिस्ट है। यदि आपको पता नहीं है कि वो टेररिस्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि वो कॉमन आदमी है और आपने उसे संपत्ति खरीदा, तो आपका संपत्ति जब्त नहीं होगा। ये बहुत बड़ा राहत का विषय है स्टूडेंट। और हाँ, यदि आप कोई भी टेररिस्ट को हार्बर दे रहे हो, शेल्टर दे रहे हो, घर दे रहे हो रहने के लिए, हाँ, या फिर आप उसको जगह दे रहे हो रहने के लिए और वो भी वॉलेंट्री दे रहे हो और जानबूझ के दे रहे हो, नोइंगली दे रहे हो, तो ये पनिशेबल है, आपको सजा हो सकता है इसके लिए। आया समझ में सेकंड पॉइंट? थर्ड पॉइंट समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट भी। यहाँ पे समझो स्टूडेंट, पहले जो था आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में बार बार मेंटल इलनेस वर्ड लिखा जाता था, उसमें लिखा रहता था मेंटल इलनेस। इस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया क्या चीज से? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। अनसाउंडनेस जानते हो ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता था कि जब अनसाउंड माइंड रहे तो उसको हटाया जा सकता है। याद करो पॉलिटी में जो तुम लोग पढ़े हो, तो जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इस चीज को ऐड किया गया किसके जगह पे? मेंटल इलनेस के जगह पे, क्योंकि मेंटल इलनेस वाला जो शब्द है वो बार बार आईपीसी में था, वहां उसको हटा दिया गया। इतना ही नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये भी टर्म जोड़ा गया है इस बार भारतीय न्याय संहिता में। तो देखो, बहुत इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है? यानी कि बुद्धि विवेक आपका काम नहीं कर रहा है। यदि हम अपने टर्मिनोलॉजी में बात करें, अपने भाषा में बात करें, तो आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा ठीक से। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बुद्धि से काम करना, और उसमें डिसेबिलिटी, इसका मतलब बुद्धिहीनता। तो इस शब्द को जोड़ा गया है इस बार, समझ में आ रहा है ना? इस शब्द को जोड़ा गया है किसमें? भारतीय न्याय संहिता बिल में। आया समझ में ना थर्ड पॉइंट? चौथा पॉइंट देखो, मैं सब पॉइंट को आराम से बता रहा हूं ताकि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए तुम लोग का। चौथा पॉइंट देखो, मॉब लिंचिंग को लेकर कब से बात हो रहा है इंडिया में। अब मॉब लिंचिंग जानते हो ना कि भीड़ क्या करता है कि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेता है और लोगों को मार देता है पकड़ के। मान लो किसी पे आरोप लगा कि ये चोर है, दौड़ के जाकर मार दिया। किसी पे आरोप लग रहा है कि ये काऊ तस्कर कर रहा है, काऊ तस्करी कर रहा है, गाय को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा था, सब मॉब लिंचिंग कर देता था। अब इसको लेके एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट ने बनाया ना अपना लॉ, बनाया था कुछ रिसेंट टाइम में। एक नॉर्थ ईस्ट का कोई एक स्टेट है, समझे, मिजोरम मणिपुर ऐसे कोई एक स्टेट है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बात समझो। अब पहली बार सेंटर में, पहली बार पार्लियामेंट में इस चीज को समझा गया, और मॉब लिंचिंग के लिए भी, और इनफैक्ट हेट क्राइम के लिए भी। हेट क्राइम मतलब क्या होता है कि आप बयानबाजी ऐसा दे रहे हो जिसके वजह से दंगा फसाद हो गया, और बहुत दिन से मांग उठ रहा था इस चीज को लेके कि मॉब लिंचिंग को लेके और हेट क्राइम को लेकर एक सेपरेट लॉ बनना चाहिए। तो इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे होम मिनिस्टर को कि मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम को भी एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ मर्डर के रूप में पहली बार इस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, ये एक रिमार्केबल फीचर्स है इस बिल का। मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ मर्डर, इसको भी मर्डर ही, और जो भी लोग दोषी होंगे सबको मर्डर का धारा लगेगा, चाहे क्राउड ही क्यों ना हो, 100 आदमी ही क्यों ना हो, सबको मर्डर का धारा लगेगा। होता क्या है, आदमी लोग 100 आदमी लोग मिल जाता है, बोलता है मार, भीड़ का तो कोई चेहरा होता ही नहीं है ना, सब जिसको नहीं आना वो भी आके मार देगा उसको। मैं बोला है कि ये भी सेपरेट टाइप ऑफ मर्डर है, इसलिए सावधान। आगे देखो, इसलिए लिखा गया द ऑफेंसेस डील्स विद द केसेस वेयर मर्डर इज कमिटेड बाय, और ये मॉब लिंचिंग का डेफिनेशन क्या दिया कि यदि कोई भी ऑफेंस 5 या 5 से अधिक आदमी, ठीक है, कर रहा है तो वो मॉब लिंचिंग कैटेगरी में आएगा, समझे। और जो पेनल्टी होगा मॉब लिंचिंग के लिए, बिल्कुल मर्डर के रूप में पेनल्टी होगा उसका। जो मर्डर करता है जो पेनल्टी लगता है वो सेम पेनल्टी लगेगा 5 या 5 से अधिक आदमी के लिए। आया समझ में ना?
अब ये देखो, अब देखो ये बहुत ही खूबसूरत है। 1 2 3 4, 4 कंप्लीट हो गया। 5 नंबर देख ले, देखो छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं, नहीं मतलब चेन वो कर लिया, कोई महिला जा रही है चेन स्नैचिंग कर लिया, है ना, कोई चोरी कर लिया, समझे, चीटिंग कर लिया, ये सब पीटी क्राइम्स है, छोटे छोटे क्राइम्स है। अब इसके लिए क्या है कि अब इसके लिए तुम अब कैदी लोग को डाल दोगे, कैदी बना के डाल दोगे जेल में और उसको सराओगे तो वो भी ठीक नहीं है। ये छोटे छोटे क्राइम है। देखो इसके लिए कितना बढ़िया व्यवस्था आया है। यहाँ पे ध्यान दो ना, छोड़ दो वो सब चीज़, देखो यहाँ पे, हाँ बस ये नहीं करना है तुम लोग को। देखो पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया गया है कि कोई भी छोटे छोटे क्राइम हो, जैसे थेफ्ट हुआ, चोरी हुआ, स्नैचिंग हुआ, स्नैचिंग समझ रहे हो ना, कोई भी सामान छीन के भाग गए, चीटिंग हो गया, या फिर तुम टिकट ब्लैक में बेच रहे हो, थिएटर में होता है ना, बिकता है ना बहुत सारा, हाँ इस तरह का, और भी बहुत सारा जगह पे होता है, या फिर गेमलिंग में बेटिंग कर रहे हो अनऑथराइज तरीके से, ये सब पेटी क्राइम माना जाएगा। अब इसके लिए देखो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसके लिए क्या किया गया। इसके लिए ये बोला गया है कि इन लोग को जेल नहीं भेजा जाए, इन लोग को कम्युनिटी सर्विस करवाया जाए, इन लोग को उसके लिए स्कूलों को पैसा नहीं मिलेगा, और ये डिसाइड तुम्हारा मजिस्ट्रेट करेंगे, डीएम करेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम्युनिटी बोलेगा जाओ पौधा उधा लगाओ, जाओ झाड़ू पोछा करो, अच्छा है, ठीक है, तो डीएम डिसाइड करेंगे कम्युनिटी सर्विस, और उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा, एक तरह से बंधुआ मजदूरी। मैं ठीक है, ये लोग डिजर्व करता है, हाँ बंधुआ मजदूरी मतलब लाइफ भर नहीं, जितना वो क्राइम किया उसके कंपनसेशन में। अब मैं मानता हूँ ये बहुत सही है। अब आगे देखो, हाँ पहली बार शब्द चाइल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया कि चाइल्ड का डेफिनेशन क्या होता है, ट्रांसजेंडर को भी डिफाइन किया गया इसमें, समझे। और हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड भी अब डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा। पहले क्या बोलता था, वीडियो है तो हम नहीं इसका साक्ष्य लेंगे, जज के सामने में यदि वीडियो दिखाते ना तो जज बोलता है कि नहीं एविडेंस नहीं है ये, क्योंकि वीडियो लिखा ही नहीं गया उसमें आईपीसी में, क्योंकि आईपीसी बना 1860 में, उस समय वीडियो का कहाँ प्रोविजन था। तो अब बोला कि डिजिटल रिकॉर्ड भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा। ये बहुत ही, क्योंकि देखो दुनिया बदल रहा है, नया नया चीज़ है तो आपको डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई भी वीडियो पहले चेक होता है, वीडियो भी तो चेक होता है कितना ऑथेंटिक है वो। अभी जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी तो वीडियो हो सकता है, कुछ बोले नहीं है फिर भी आ गया, बन गया, समझे ना, हाँ डीप फेक जिसको कहते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड भी तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के रूप में आएगा, एज एविडेंस के रूप में आएगा। आगे देखो, हाँ एक न्यू चैप्टर ऑफ ऑफेंस को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि यदि महिलाओं के अगेंस्ट बहुत सारा क्राइम होता है ना तो एक सेपरेट कैटेगरी है, बच्चे लोग के अगेंस्ट बहुत सारा क्राइम होता है ना एक सेपरेट कैटेगरी है, समझे। और इसमें देखो ए न्यू चैप्टर इन कोर्ट्स ऑफेंसेस, यानी कि अटेम्प्ट, अबेटमेंट एंड कंस्पिरेसी, कोई कंस्पिरेसी करता है, षड्यंत्र में करता है तो उसके लिए भी एक सेपरेट एक अलग से लिस्ट बनाया गया। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बिल ने सेडिशन ऑफेंस को हटा दिया, वही जो सबसे विवादित था ब्रिटिश के टाइम का सेडिशन एक्ट, जानते हो, राष्ट्रद्रोह वाला मुकदमा जो होता है, हाँ मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर में, ये वाला हटा दिया, मगर सिमिलर इस तरह का सिमिलर प्रोविजन ले आया है, बट हैज प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर ऑफेंस सिमिलर टू दोस, यानी कि सेडिशन लॉ में जो होता है उस तरह का सिमिलर दूसरा लेके आया है, मगर सेडिशन जो ब्रिटिश वाला था उसको हटा दिया है। क्रिटिक्स फिर बोलेंगे यहाँ पे तो कोई ज़्यादा चीज़ तो किए नहीं आप, मगर सेडिशन लॉ खत्म हो गया, ये तो पता होना चाहिए तुम लोग को। और ऐसे भी देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि सेडिशन में किसी को नहीं पकड़ना है, बीच में लगा दिया था ना, आर्टिकल 142 को यूज करते हुए बोला था ना कि इस धारा में कोई किसी को पकड़ना नहीं है। बताओ सेडिशन सेक्शन 124A याद है ना। हाँ अब देखो ये भी सवाल था, ये देखो क्या हुआ, हाँ सुसाइड पहले क्राइम था, यदि कोई सुसाइड करता है तो पहले क्राइम था, बीच में सरकार ने ही बोला कि नहीं आप क्राइम नहीं है, और इस बार उसको लीगली रिकॉग्नाइज कर लिया गया। नहीं पहले क्या होता था कि लोग, मान लो कि लोग सुसाइड करता था, वो बच जाता तो उसको डर लगता था कि फिर तो हम जाएंगे अब जेल में, क्योंकि जो सुसाइड जो लोग कर रहा है तो वो कोई अंडर नॉर्मल कंडीशन तो नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कर रहा होता है। अच्छा कोई भी आदमी सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करता है, ये थोड़े स्विमिंग थोड़ी कर रहे हैं, सुसाइड क्रिकेट खेलना थोड़ी होता है, सुसाइड मतलब एक्सट्रीम केस हुआ। अब पहले क्या था कि सुसाइड कर रहे तो ये क्राइम है, अब तुम बच भी गया था तुम जेल जाओगे, ये तो बहुत भयानक चीज़ है।
इसलिए इस चीज़ को हटा दिया है कि कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो अब वो क्राइम नहीं माना जाएगा। अब माना जाएगा कि वो कुछ ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज है, कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से ऐसा किया है। ये बहुत, और ऐसा होना चाहिए 21st सेंचुरी में, यही होना चाहिए। बात समझे ना? जहाँ राइट टू प्राइवेसी का बात होता है, राइट टू लिबर्टी का बात होता है, तो आप कैसे सुसाइड को आप क्राइम मान सकते हो? हाँ, इस पर डिबेट हो सकता है, वो दूसरा विषय है। अब देखो, जैसे मैंने कहा ना कि चोरी चकारी करना, फर्जरी करना, चीटिंग वगैरह करना इस तरह का, तो मान लो कि कोई चोरी किया 5,000 से कम, मैक्सिमम 5,000 या 5,000 से कम, तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस करना पड़ता है, जो हम तुम लोगों को बता दिए हैं। और डीएम डिसाइड करें किस तरह कम्युनिटी सर्विस करेगा, समझे? और उसका अमाउंट क्या है, 5,000 या 5,000 से कम। बात समझे? चीटिंग भी हो सकता है, फर्जरी भी हो सकता है, ये सभी चीज़। बढ़िया सुनो रे गधा लोग, बढ़िया सुनो अच्छे से, ठीक है? एक एक मैं टाइम लेके बोल रहा हूँ, समझो? यहाँ पे लिखो सभी चीज़ को वहाँ पे। अब एक खत्म हो गया, आईपीसी वाला जो खत्म हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता। अब दूसरा में आते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। जो भी चीज़ देखो, अब पहले तो ये समझना होगा कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। देखो, आईपीसी में बताया कि कौन से सेक्शन से बुक होता है। बुक मतलब ट्रायल होता है, उसके ऊपर पनिशमेंट होता है। जैसे बोलते हैं ना कि सेक्शन 498 में दहेज से रिलेटेड दिया गया है, सेक्शन इसमें इतना दिया गया है। तो क्या है कि आप कोई क्राइम करते हो तो आपको किस सेक्शंस के अंदर बुक किया जाएगा, बुक मतलब पकड़ा जाएगा। तो पकड़ना अलग बात होता है, मगर आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो करना है। प्रक्रिया क्या होना चाहिए, वो प्रक्रिया तुम्हारा सीआरपीसी में दिया जाता है। आया समझ में ना? तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म ही है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो आईपीसी को लागू करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, वो सीआरपीसी में दिया जाता है। और एविडेंस एक्ट का मतलब क्या है कि जब आप किसी को दोषी ठहरा रहे हो, किसी को आप कन्विक्टेड बोल रहे हो, तो उसके लिए एविडेंस चाहिए, तो इसलिए तुम्हारा इंडियन एविडेंस एक्ट। अब तीनों का समझ गए ना बेसिक अंतर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, सीआरपीसी है, उसको रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि मैंने कहा है, देखो प्रोसीजर जो फॉलो किया, तो कम्युनिटी सर्विस का बात किया जाएगा यहाँ पे। तो कम्युनिटी सर्विस को कैसे डिफाइन किया गया है कि कोर्ट तुम्हारा कोई भी कन्विक्ट को कन्विक्ट में कन्विक्टेड पकड़ा गया है, उसने 5,000 रुपया हो सकता है चुराया हो, उसने कोई चीटिंग किया हो, कोई स्नैचिंग किया हो, तो प्रूव हो गया, तो उसको बोला कि आप कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए कुछ काम करो, यही आपका पनिशमेंट है। और इसके लिए आपको कोई भी रिन्यूवेशन नहीं दिया, कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा आपको। मजिस्ट्रेट पूरी तरीके से इम्पावर्ड है कि वो पनिश कर सकते हैं इस तरह माइनर क्राइम्स के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो प्रिजन में इतना भरा हुआ है आदमी लोग, है ना, अंडर ट्रायल्स लोग है, वो कम हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही अच्छा फीचर्स है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, या फिर तुम्हारा उससे पहले आईपीसी को जो रिप्लेस किया था उसके लिए भी है। आया समझ में ना? दूसरा देखो, यूज ऑफ हैंडकफ्स टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ इंडिविजुअल एक्यूज ऑफ सीरियस ऑफेंस इज परमिटेड। हाँ, हैंडकफ्स का मतलब क्या होता है बताओ तो? हथकड़ी, बिल्कुल। तो हैंडकफ, आप हैंडकफ यूज कर सकते हो यदि कोई भी सीरियस क्राइम किया है, वो भागे नहीं, उसको यदि पकड़ना है तो आप हथकड़ी का यूज कर सकते हो। एंड दिस इज अ परमिटेड नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब नहीं कि अरेस्ट के टाइम में ही, बट आप कोर्ट से पहले जब प्रोड्यूस करने जा रहे हो तो उस समय भी आप उसको हथकड़ी लगा सकते हो। हाँ, होता ही है, इस बात को लेकर होता है कि लिबर्टी है क्यों करेंगे, तो इसमें बोल दिया गया है। हाँ, ये भी एक विवादित चीज़ है, थर्ड वाला। जैसे देखो नॉर्मली, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, पहले नीचे देख लो, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी वाला जो केस हुआ था 1992 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ज़्यादा पुलिस कस्टडी 15 दिन तक के लिए रखिए, आप 15 डेज के लिए। तो ये देखो, इस चीज़ को समझा गया इस बार बिल में, और कहा गया कि पुलिस कस्टडी 15 दिन के लिए होगा, मगर कुछ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम 60 दिन तक या 90 दिन तक, डिपेंड करता है किस तरह का ऑफेंस है, लेकिन मैक्सिमम 90 दिन तक रखा जा सकता है। तो क्रिटिक्स का आईब्रोज यहीं पे रेज होगा। क्रिटिक्स यहाँ बोलेगा कि नो, ये तो गलत बात है, 15 दिन से आप 2 दिन 3 दिन जोड़ते जोड़ते 60 दिन 90 दिन कर दोगे तो फिर उल्लंघन हो जाएगा उसका आर्टिकल 21 का। बात समझे ना? और बिल्कुल यदि इस बार होम मिनिस्टर ने रखा है इस बात को, तो 1992 का जजमेंट को देखते हुए रखा है 15 दिन का। नॉर्मल कंडीशन में 15 डेज पुलिस कस्टडी हो सकता है।
समझे। और हाँ, अब जो खुद ही सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने डिसीजन को रिव्यू किया है कि 15 दिन सही है कि नहीं सही है, तो ये चीज़ तुम्हारा लार्जर बेंच में है। ये बिल को लेके नहीं, वो पहले जो अपना उसका फैसला था उसको लेकर लार्जर बेंच को दिया गया। तो देखेंगे वो फैसला हो सकता है 15 दिन से 7 दिन कर दे, हो सकता है 15 दिन से 20 दिन कर दे वो। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1992 का जो था उसको ओवरटर्न कर दिया या सेम रखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ही वो कर सकता है, खारिज कर सकता है, ओवरटर्न कर सकता है, समझे ना। आगे देखो स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ समझे ना, ये सुप्रीम, हाँ अरेस्ट फॉर द, देखो अब यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो कि किसी भी आप ऑफेंस के लिए किसी को पकड़ रहे हो और आप 3 साल से, यानी कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए आप पकड़ रहे हो, ऑफ लेस दैन 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल से नीचे वाला उसको पनिश करना है आपको। कहने मतलब कोई भी क्राइम ऐसा किया जिसके वजह से उसको हो सकता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का कारावास हो सकता है, 3 साल से नीचे हो सकता है, तो उसके लिए सीनियर पुलिस का परमिशन लेना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या, कांस्टेबल भी पकड़ लेता है, बात समझे ना। तो सीनियर पुलिस का नोट पाने के बाद, परमिशन पाने के बाद ही आपको उसको क्या करना है, पकड़ना है, बात समझे, उसके ऊपर मुकदमा करना है। तो देखो क्या लिखा गया है, अरेस्ट फॉर द ऑफेंसेस, आज जिसका पनिशमेंट लेस देन 3 ईयर्स हो इम्प्रिजमेंट, उसके लिए आपको सीनियर पुलिस से परमिशन लेना होगा। और यदि मान लो कि जो 3 साल और 7 साल के बीच में हो, तो उसके लिए जरूरी है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप उसको पकड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ के आप 7 साल जेल में डाल दिए, किसी को भी पकड़ के आप 5 साल जेल में डाल दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए पहले इंक्वायरी बैठेगा, तथ्य को अब पता किया जाएगा, और यदि हाँ पता चल गया कि सच में इसने गलती किया है जिसके वजह से इसको 5 साल 6 साल कारावास होगा, तब जाके उसको पकड़ा जाएगा। और ये भी आदेश जाहिर सी बात है सीनियर पुलिस ही देंगे, समझ गए ना। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नया चीज है। देखो इन एब्सेंटिया ट्रायल इंट्रोड्यूस, मान लो कि कोई क्राइम करके भाग गया दूसरे कंट्री में, तो यदि मान लो कोई आदमी क्राइम करके दूसरे कंट्री में भाग गया, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक FIR भी कर सकते हैं। ये नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया। होता है ना कई बार इकोनॉमिक ऑफेंडर सब, या फिर पैसा लेकर भाग गया, कोई क्राइम करके नेपाल चला गया, कोई क्राइम करके भूटान भाग गया, कोई क्राइम करके दूसरा देश भाग गया, तो उसके लिए हम डिजिटल FIR कर सकते हैं। और बेल को सिंप्लीफाइड कर दिया, उसका जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाइड कर दिया। कई बार होता है ना गरीब लोग को बेल नहीं मिल पाता है, अमीर लोग तो तुरंत बेल ले लेगा। मैं बेल को इतना आसान कर दिया कि ताकि मैक्सिमम आदमी इसका लाभ ले सके। और देखो टाइमलाइन को बहुत ही अच्छे से, देखो टाइमलाइन को बहुत अच्छे से प्रोसेस में उसमें फिट किया है। टाइमलाइन को कि कितना टाइम होना चाहिए, कितना डेट में आपको होना चाहिए, सभी चीज़ को बहुत अच्छे से रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियो हो चाहे वीडियो हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक तरीके हो, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, और ये सब चीज़ को इंपॉर्टेंट माना जाएगा एविडेंस के रूप में भी। हाँ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी इंट्रोड्यूस किया गया। क्या होता है आमतौर पे कि जो गवाही देता है उसका जान बहुत खतरे में रहता है, नहीं इसलिए कोई आगे नहीं आता है बोलने के लिए कि हमने ये क्राइम को देखा है, नहीं तो मार देगा उसको। तो इसलिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी इंट्रोड्यूस किया गया इस बिल में। हाँ अब इसमें क्या, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, कि अब देखो तारीख पे तारीख एडजर्नमेंट बहुत ज़्यादा होता है ना, इसमें बोला है कि जजेस को 2 से अधिक एडजर्नमेंट नहीं ले सकता वो। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, 2 से अधिक एडजर्नमेंट लेना ही नहीं है, अच्छा चीज़ है ना ये। हाँ इससे क्या होगा, स्पीडी जस्टिस होगा। हाँ ठीक है, अब सीखो, काम करना सीखो। हाँ ये भी बात सही बात है, जल्दी हड़बड़ी में जस्टिस भी गलत है, मगर हमें ये सीखना होगा जिस हिसाब से पेंडिंग केसेस सब है, इतना ज़्यादा सब ऑर्डिनेट कोर्ट सब में करोड़ों केसेस पेंडिंग है, तो ज़रूरी है कि बहुत जल्दी डिस्पोजल हो केसेस का। तो उसके हिसाब से देखोगे तो बहुत सही फीचर सही है। नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करो जो चाइना यूज़ करता है कि नहीं बताओ। तो कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हो आप, और एक आदमी से ज़्यादा बेटर डिसीजन दे सकता है मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। आया समझ में ना। ये देखो भारतीय साक्ष्य बिल, अब इसमें देखो इंडियन एविडेंस एक्ट, ये क्या है, भारतीय साक्ष्य बिल, मतलब जो साक्ष्य है, एविडेंस है। अब उससे क्या है तुम्हारा, इससे रिलेटेड क्या है कि यस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब गवाह के रूप में माना जाए। जैसे पेपर रिकॉर्ड का जो वैल्यू होता है, लीगल इफेक्ट होता है, लीगलिटी होता है, ऑन सिमिलर लाइन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का भी वही वैल्यू माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ा राहत है।
अब जज लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको एज ए एविडेंस के रूप में देख सकते हैं, समझे। जो भी स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, जानते हो ना कि कोई वॉइस भेज दिए, अपना वॉइस मैसेज है ना, कभी कोई तस्वीर भेज दिए, तो उसको भी एविडेंस के डेफिनेशन में रखा गया। इसमें यह भी बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स एक प्राइमरी एविडेंस के रूप में हो सकता है, वही चीज़ सेम दिया गया है। और कोशिश ये किया कि प्रॉपर कस्टडी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, ब्रॉडकास्ट, ये सभी चीज़ रहे एज ए एविडेंस के रूप में। और सेकेंडरी एविडेंस के रूप में देखो ओरल, रिटन एडमिशन और ये सब चीज़ को भी रखा गया। कहने का मतलब दायरा बढ़ाया गया एविडेंस को। और उतना ही नहीं, मान लो कि कोर्ट का जो जजेस है वो इनकम्पिटेंट है, वो टेक्निकल चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। कई बार होता है ना, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो सकता है जज को उतना समझ ना हो, बहुत स्वाभाविक चीज़ है। तो उस समय जज स्किल्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन का हेल्प ले सकता है इंटरप्रिटेशन के लिए। ये अच्छी बात है। नहीं तो कई बार सब की थोड़ी जज जानता है, बहुत टेक्निकल क्राइम भी होता है। जैसे मान लो साइबर क्राइम से रिलेटेड क्राइम है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्राइम हुआ लेट्स से, तो फिर जज को कहाँ समझ में आएगा उतना। उसके लिए जज थर्ड पर्सन का, स्किल पर्सन का हेल्प ले सकता है, समझे ना। आगे देखो, तो गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है, मैंने खत्म कर दिया तीनों। होप सो समझ में आ गया होगा, मेन फीचर्स मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है ये तीनों बिल को लेके। तो हमारे होम मिनिस्टर के हिसाब से देखोगे तो ये जो बिल है पूरा इंडियननेस है, पूरा भारतीय है, समझे। और ये पूरा भारतीय है तो हम भारत के पीपल का वेलबींग के लिए सोचते हैं। अब हम पीटी क्राइम पे क्यों सजा दें उसको, क्यों दे, क्यों हम प्रिजन को ओवर क्राउडेड करें, सही सोच है। और हमने जो भी लॉ लाया, हमने जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया वो संविधान के दायरे में है, संविधान के स्पिरिट में है। और जो ओल्ड लॉज जो भी है, जो हमने तुमको बताया है तीनों, चाहे वो 1973 का सीआरपीसी क्यों ना हो, भले ही 73 में बनाया गया, मैं उसका तो पीछे से ट्रेस देखोगे तो ब्रिटिश का टाइम का ही है वो। तो ये तीनों जो लॉज है, जो ओल्ड लॉज है, ये ब्रिटिश इंटरेस्ट को बचाने के लिए था। और उसका फोकस पनिश करने को था, उसका जो फोकस था ब्रिटिश का पनिशमेंट देने का था। वो कोई वेलफेयर के लिए नहीं था, कोई वो जस्टिस सिस्टम के लिए नहीं था, समझे। तो बट ये जो लॉज है ये कहीं ना कहीं जस्टिस डिलीवरी पे फोकस किया है, खाली पनिशमेंट पे नहीं। और देखो जज ने बोला ना कि मैक्सिमम आप एक केस के लिए 45 डेज ले सकते हो, 45 डेज ज़्यादा नहीं लेना है आपको, समझ गए ना। और एट द सेम टाइम फॉरेंसिक साइंस लैब, देखो वहाँ पे लिखो FSL का फुल फॉर्म लिखो, फॉरेंसिक साइंस लैब मैंडेटरी होना चाहिए। मान लो कि किसी का सजा 7 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए फॉरेंसिक साइंस लैब से जाके आपको वैलिड करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। बस सबसे बड़ा सवाल है कि कंट्री में कितना है ये, तो कंट्री में पहले तो इकोसिस्टम बनाना होगा आपको फॉरेंसिक साइंस लैब का, बहुत कम है ना कंट्री में, तो उस पर आपको अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर अलग से इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा फॉरेंसिक साइंस लैब सबका। अब आगे देखो सेडिशन, देखो रिमूव कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया दूसरे लेजिस्लेशन से। हाँ, मॉब लिंचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार एज ऑफेंस, हेट क्राइम को भी इंट्रोड्यूस किया गया, बड़ी बात है, समझे ना। और इसमें देखो कोई भी टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा, कोई भी कंट्री के अगेंस्ट इन्वॉल्व रहेगा तो हम सहेंगे नहीं उसको, एज पर द मिनिस्टर। हाँ, हमारे जो होम मिनिस्टर है बहुत ही स्ट्रिक्ट है टेररिज्म को लेके, और अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बहुत ही स्ट्रिक्ट है टेररिज्म को लेकर। तो नो भाई, कनाडा का देखा नहीं, वो आया ट्रूडो आया, कुछ भाव दिया मोदी जी ने, कुछ भाव नहीं दिया। खालिस्तानी इशू हो, टेररिस्ट एक्टिविटी, कुछ नहीं, उसमें पूरा साफ है, क्लियर है, थोड़ा सा भी नहीं सहना है हमको। अब देखो ये नया बिल, देखो नया बिल में ये एब्सेंटिया का भी दिया गया है ना कि हम इलेक्ट्रॉनिक FIR कर सकते हैं, यदि कोई क्राइम करके बाहर भाग गया हो, कोई टेरर एक्टिविटीज करके बाहर भाग गया हो तो उसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल FIR कर सकते हैं। हाँ, क्रिटिक्स का अपना व्यू पॉइंट समझो, जो कि मैंने बता दिया है तुमको। अब क्रिटिक्स ने ये बोला है कि ज़्यादातर जो आपने किया है सेक्शन वही लिया, हाँ वही बोला कि एक्सेप्ट, यानी कि आपने सेक्शन को खाली रीऑर्डर कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो था उसको थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर दिया, मैं ज़्यादातर लैंग्वेज और कंटेंट तो सेम ही है, ये क्रिटिक्स का मानना है, ठीक है। और इसमें है, इसमें ऐसा नहीं कि तुम इस बात को ठुकरा सकते हो, बहुत कुछ नया ऐड किया गया, मैं बहुत पुराना सब चीज़ को भी रखा गया। इसमें बोला गया वही बात है कि टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए सेक्शन 113 क्यों इंट्रोड्यूस किया आपने, पहले ही आपके पास UPA था, UAPA था कि नहीं था स्टूडेंट। जब आपके पास इतना स्ट्रांग लॉ है तो आप सेक्शन 113 को लाके आप क्यों डायलूट कर रहे हो उस एक्टिविटीज़ को, ये भी सही सवाल है। और दूसरी बात है कि जो लॉ बनाया आपने बिना अपोजिशन मेंबर का बनाया है, तो एक तो आपका जो लोकसभा राज्यसभा में जो आप पास किए तो वहाँ पे तो
था ही नहीं अपोजिशन। तो इस हिसाब से भी आपका जो बिल इंक्लूसिव नहीं है, बात समझे ना। दूसरी बात ये है, देखो इसमें क्या लिखा गया है, वही सेम चीज़ है, समझे ना, वो सेम चीज़ लिखा गया है कि इट इज़ अ क्वेश्चनेबल वेदर टेररिज्म वाला, कि आप 113 सेक्शन में लोगे तो वो ठीक नहीं है। अब पुलिस कस्टडी आप 15 दिन से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, तो ठीक नहीं है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये कहा गया कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो रियल जो प्रॉब्लम है, जो रियल इनएडिक्वेसी है, उस पर तो आपने कोई एड्रेस ही नहीं किया, खाली आपने बना दिया। मेन प्रॉब्लम तो वहाँ पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जजेस में है, जजेस का नियुक्ति होना चाहिए, बहुत सारा है ना बॉटलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर सब में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो वहाँ आना चाहिए, तो वहाँ पे तो कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, क्रिटिक्स का अपना मानना है। समझ गए स्टूडेंट अच्छे से? हाँ, चलो आगे बढ़ो। 12 वर्ल्ड क्या है, पॉली क्राइसिस में है। डेमोक्रेसी का जो वैल्यू है यूथ में वो घट रहा है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में आया था 22 दिसंबर को। देखो मामला क्या है, 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि 2024 में टोटल वर्ल्ड में 40 कंट्री में इलेक्शन कॉन्टेस्ट होगा। बड़ी बात है ना, 40 कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, इंडिया में भी, यानी कि जो सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, इंडिया क्या है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, और यूएसए क्या है तुम्हारा, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो 2024 में दोनों ही डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने वाला है, समझे। तो टोटल देखो, इसलिए बोले कि 2014 जो है, 2024 जो है वो इलेक्टोरेट्स ऑफ द वर्ल्ड है, यहाँ की बहुत ज़्यादा इलेक्शन होने वाला है। लगभग 40 कंट्री में इलेक्शन होने वाला है, उसमें इंडिया और यूएस भी है। लगभग 3.2 बिलियन पीपल, यानी कि 320 करोड़ आदमी इन्वॉल्व रहेंगे। और यदि मैं जीडीपी का बात करूं तो $44 ट्रिलियन का, उसमें यूनाइटेड स्टेट तो खुद तुम्हारा 25 और 26 ट्रिलियन का है कि नहीं, बताओ तो। मेजर चंक तो खुद यूनाइटेड स्टेट्स का है, आ रहा है ना। और इस बार इलेक्शन होने वाला है। देखो ऐसा कभी नहीं हुआ विद्यार्थी कि कोई भी सिंगल ईयर में इतना ज़्यादा यूथ वोट दिया हो या वोट देगा, ये पहली बार होने वाला है। और जानते हो कि वर्ल्ड अभी क्या है, यंगेस्ट है, क्योंकि यूथ का पॉपुलेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि सबसे यंगेस्ट लोग सब इतने ज़्यादा एक साल में वोट देंगे, कंटेस्ट करेंगे, बड़ी बात है। अब देखो यहाँ वहाँ हम जानते हैं कि दुनिया पूरा पॉली क्राइसिस से गुजर रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। देखो क्लाइमेट का अपना ही प्रॉब्लम है ना, हर सिटीजन को ही वन या दूसरे तरीके से इफेक्ट किया ही है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, मास एक्सटिंक्शन, कितना फ्लोरा और फौना तो खत्म हो गया, समझे। वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरीके से बहुत ही स्थिति खराब है। पॉवर्टी हंगर तो राइज हो रहा है। अब देखो इससे पहले 10 साल पहले बहुत अच्छे से पॉवर्टी और हंगर घटा था, और अभी क्या है कि इंक्रीज होना शुरू हो गया, क्योंकि यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, इधर गाजा कन्फ्लिक्ट, और उसके बाद देखते हो बहुत कुछ क्लाइमेट चेंज, अफ्रीका में क्या हो रहा है, फिर उससे पहले कोविड पेंडेमिक आया। तो दुनिया जो 10 साल पहले हंगर और पॉवर्टी से उठा था, समझे, निजात पाया था, अब फिर से अंदर जा रहा है। तो इसलिए ये ईयर जो है या ये जो समय है बहुत ही पॉली क्राइसिस का समय है। और उसके बाद देखो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज का जो इकोनॉमिक कैपेसिटी वो बहुत घटा है बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, और दूसरा रीजन भी, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम, उसमें कुछ भी चीज़ होता है तो असर पड़ता है सबको, समझे। और जो डिवास्टेशन, देखो यमन में अभी भी युद्ध चल ही रहा है, सीरिया में अभी भी पूरी तरीके से पूर्ण विराम नहीं हुआ है ना, अफगानिस्तान में क्राइसिस ही है, लीबिया में प्रॉब्लम ही है, बार बार मिलिट्री कूप हो जाता है अफ्रीका में, म्यांमार में क्या हुआ। तो देखो पूरा वर्ल्ड बहुत सारे कंट्रीज में वार और कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। जो इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया ना। बताओ हौदी पूरा वहाँ पर क्या कर रहा है, मेडिटेरियन सी में, जान रहे हो तुम लोग, वही रेड सी में है ना। अभी देखो कल ही न्यूज़ आया था, पूरा इंडियन ओशन में भी इम्पैक्ट पड़ा है उसका तब, और पोलराइजेशन तो हो ही रहा है लोग में। तो ये सभी पॉली क्राइसिस है, देखते हो एज अ होल वर्ल्ड, एज अ होल पॉली क्राइसिस। और दूसरी बात है कि यूनाइटेड नेशंस जो हर समय ये वचन देता था कि क्या करेंगे, जैसे आरबीआई का जो गवर्नर है क्या बोलता है, हम धारक को इतना इतना देने का वचन देते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस क्या देता था कि धारक को हम
सुरक्षा सिक्योरिटी देने का वचन देते। कहाँ से सुरक्षा और सिक्योरिटी दिया इसने? आराम से इजराइल अटैक कर दिया फलस्तीन को, रसा वहाँ पे अटैक कर दिया, कुछ नहीं हुआ। यानी कि जो बोलते हैं ना मल्टीपोलर डिसऑर्डर है, अभी तो दुनिया पूरा डिसऑर्डर के रूप में चल रहा है, और यूनाइटेड नेशन जो है खाली मेयर स्पेक्टेटर के रूप में बैठा हुआ है। बात समझे ना, इतना बुरा स्थिति है। तो यहाँ पे देखो, और दूसरी बात है कि देखो पोलराइज वोटर्स है ना, यहाँ देख रहे हो ना, इंडिया देखो, इंडिया कोई एक्सेप्शनल थोड़ी है, देखते हो यूथ लोग का अभी ना। ये तब होता है जब अपना बुद्धि आदमी का गायब हो जाए, नहीं? हाँ, और आप जो बोल रहा है आप आंख बंद करके फॉलो करो, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अरे आप इंसान हो, आपका अपना इंटेलेक्ट है, सोच समझ अपना भी होना चाहिए। यहाँ पे देखो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का जो सर्वे है उसमें क्या पाया गया, बढ़िया समझना। यूएस में जो सर्वे हुआ था 2023 में, समझे, इस सर्वे में पाया गया कि टोटल एज अ टोटल 86% जो है सर्वे में जो लोग हैं उसने कहा कि नहीं, हमें डेमोक्रेटिक स्टेट में ही रहना है, यानी कि हमें डेमोक्रेसी में ही रहना है। 86% लोग, यानी कि 100 आदमी से सर्वे किया गया तो उसमें 86% लोग क्या बोला कि हमें डेमोक्रेसी में ही रहना, टोटल, जिसमें बूढ़े होंगे, यूथ होंगे, सब लोग मिला के, समझे। और इस यानी कि पीपल को अभी भी लगता है कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट सोल्यूशन दे सकता है कॉमन चैलेंजेस के लिए। जैसे मान लो कि इन्वायरमेंट चैलेंज है, रोटी कपड़ा मकान चैलेंज है, पॉवर्टी चैलेंज है, हंगर चैलेंज है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट जो हो सकता है सोल्यूशन वो डेमोक्रेसी ही हो सकता है। और 86% ने ये माना है इस बात को। बात समझे, जैसे कि कॉमन चैलेंज में बोला गया कि स्कूल बनाने का बात हो, हॉस्पिटल का बात हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने का बात हो, क्राइम को घटाने का बात हो, तो इसके लिए जो सबसे सर्वोत्तम जो उपाय हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है, वो डेमोक्रेसी ही हो सकता है। तो चलो ठीक है, यूएस का सर्वे बहुत अच्छा है, मगर ये 86 में जब तुम एज ग्रुप में देखोगे तो तुमको हैरानी नजर आएगा, तुम हैरान हो जाओगे। आगे देखो, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं हम। यानी कि जो नागरिक जिसका 54 ईयर से ज़्यादा उम्र है, बढ़िया समझना, जिसका 54 से ज़्यादा उम्र है, ऐसा आदमी लेट से 100 आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है सर्वे में, तो उसमें 25%, 1/4 मतलब 25% बोल रहा है कि ये असेंबली इलेक्शन बेकार का चीज़ है। यानी कि 25% लोग को डेमोक्रेसी में कोई बिलीव नहीं है। तो ठीक है, संख्या बहुत कम है, ऐसे लोग होते हैं, उसमें कोई हमें शॉक करने की जरूरत नहीं है, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। सब आदमी से मत पूछोगे तो अलग अलग होगा, मगर अच्छी बात है कि बहुत कम आदमी है। 100 में 25% आदमी है। कौन सा एज ग्रुप का? 54 से प्लस वाले का, समझो, ये यूएस में जो सर्वे हुआ था। मगर चौंकाने वाला चीज ये है स्टूडेंट, जब यंग आदमी से पूछा गया जिसका उम्र तुम्हारा 36 से लेकर 55 ईयर्स का था, समझे, हाँ, अमंग द यंग रेस्पोंडेंट इन द 36 to 55 एज ग्रुप द फिगर वाज 32%। देख रहे हो ना, वो 25% है। 54 ईयर्स प्लस वाले लोग में केवल 25% लोग थे जिसने कहा कि डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इलेक्शन बेकार का चीज है। मगर जब 36 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स वाले से पूछा गया तो उसमें से 32% लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी बेकार है। मगर जब 18 साल से लेकर 35 साल, ये जो कोर है, हम लोग जिस एज ग्रुप में आते हैं, उसको जब पूछा गया तो उसने कहा, उसमें 35% लोग जो है वो बोला कि बेकार है डेमोक्रेसी, इलेक्शन बेकार है। इससे इस बात तो क्लियर हुआ ना, स्पष्ट हुआ ना, कि जो यंग लोग हैं, यानी कि 18 से लेकर 55 तक बोल सकते हैं हम लोग क्या है, ज़्यादातर लोग डेमोक्रेसी में ना जो बिलीव है वो घट रहा है। मगर बूढ़े लोग अभी भी 75% लोग सब अभी भी डेमोक्रेसी को आगे लेके चल रहे हैं। तो यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो है डेमोक्रेसी का वैल्यू घट रहा है विद्यार्थी, कहने का मतलब ये हुआ। देखो, तो व्हेन आस्क्ड वेदर दे प्रीफर डेमोक्रेसी टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आपको डेमोक्रेसी चाहिए फिर दूसरा सरकार चाहिए, दूसरा टाइप का चाहिए, तो लगभग 71% जो एज ग्रुप है 56 ईयर से ऊपर वाला, उसने कहा नहीं, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। मगर देखो वही, इसको आप पूरा आंकड़ा करके बताया है, मगर 57% जो तुम्हारा 36 से नीचे था उसने बोला हमको डेमोक्रेसी चाहिए। तो यानी कि जो 43% होगा वो बोला डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। तब यूथ को हो क्या रहा है? द ग्लोबल फेथ ऑन डेमोक्रेसी इज कमिंग डाउन। और ये बहुत ही घातक चीज है विद्यार्थी, बहुत घातक चीज है। डेमोक्रेसी है जो हर आदमी को, है ना, हक देता है।
डेमोक्रेसी से बेस्ट गवर्नेंस कुछ हो ही नहीं सकता है एक्चुअली। ये पूरा प्रूवन है, वर्ल्ड का पूरा सिविलाइजेशन उठा के देख लो, इससे पहले नहीं था तो क्या क्या हुआ है पूरा वर्ल्ड में। तो डेमोक्रेसी इज द, हो क्या रहा है लोगों को बताओ, डेमोक्रेसी में जो आस्था लोगों का घट रहा है। अब उसके बाद देखो अभी का यंग पीपल जो है देखो ना पॉलिटिसाइज हो जाता है। और दूसरी बात है कि पोली क्राइसिस का भी समय है ये, है ना, क्लाइमेट, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल टर्मोइल जो सब हो रहा है, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया, समझे। और लोग का आस्था भी घट रहा है, यंग पीपल का आस्था भी घट रहा है डेमोक्रेसी के लिए। तो आने वाले समय में ये हो सकता है और घटते चला जाए, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। समझ गए, समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं, चलो। एडिटोरियल नंबर 13, पीएम जनमन, लैक ऑफ रियलिस्टिक डेटा मेक्स द थिंग्स डिफिकल्ट। GS पेपर 2, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पीपल बाय द सेंटर एंड स्टेट्स and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of this vulnerable section। ये हिंदू पेपर में आया था 10 दिसंबर को। तो देखते हैं मामला क्या है। देखो पीबीटीजीएस के बारे में पहले भी मैं कई बार तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ, स्टैटिक में भी पढ़ा चुका हूँ और 2-3 बार एडिटोरियल्स में भी पढ़ा चुका हूँ रिसेंट टाइम में, ठीक है। तो पीबीटीजीएस समझो, और हम जानते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो हम सब जानते हैं। पीबीटीजीएस लगभग तुम्हारा 18 स्टेट्स में फैला हुआ है और यूनियन टेरिटरीज में भी फैला हुआ है। नहीं, पहले इसको हम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहते थे, बाद में इसको फिर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स कहना शुरू कर दिए, ठीक है। और ये कौन है, ये ट्राइबल में भी वल्नरेबल है, यानी कि इसका पॉपुलेशन या तो स्टैग्नेंट है यानी कि रुका हुआ है, या फिर डिक्लाइन हो रहा है, या फिर प्री एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी से ये चल रहा है, पहले वाला न्यूलिथिक एज वाला टेक्नोलॉजी, जो पहले वाला जो टेक्नोलॉजी था उससे चल रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ही इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लिटरेसी बहुत कम है, समझे। तो ऐसा यदि ट्राइबल ग्रुप्स है तो उसको हम बोलते हैं पीबीटीजीएस, क्योंकि इसका क्राइटेरिया होता है, मैंने पिछले क्लास में भी क्राइटेरिया के बारे में बहुत बार चर्चा किया है। और ऐसे जो लोग हैं बहुत ही रिमोटेस्ट पार्ट में रह रहे हैं, ऐसा जगह रह रहे हैं कि जो कि एसेसेबल करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं है, समझे, प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल सब नहीं है। अभी तक एज सच देखोगे 75 इस तरह कम्युनिटीज है जो कि 18 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। ज़्यादातर जो वहाँ पे ध्यान दोगे, आंकड़ा देखो वहाँ पे आंकड़ा लिखा गया है, अधिकतर जो पीबीटीजीएस है वो उड़ीसा में 15 पीबीटीजीएस है वहाँ पे। उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है 12-12, समझे, दोनों मिला के, इनफैक्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मिला के, क्योंकि जानते हो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहा था। बिहार और झारखंड देखोगे तो 9 है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखो तो 7 है, समझ गए ना। ऑल द 4 ट्राइबल ग्रुप्स, और जानते हो अंडमान निकोबार में भी 4 ट्राइबल ग्रुप्स है तुम्हारा, समझे, हाँ 4 तुम्हारा अंडमान में है और 1 तुम्हारा निकोबार में है, वो सब पीबीटीजीएस है, समझ गए ना। ये तुम्हारा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पीबीटीजीएस। अब यहाँ पे देखते कि पीएम जनमन है क्या, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये तुम्हारा पीएम जनमन। अब इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने 24,000 करोड़ का तुम्हारा ये राशि प्रदान किया था, और सरकार ने बोला ये पिछले साल नवंबर दिसंबर में कि ये जो पैसा है खर्च होगा बेसिक फैसिलिटी के लिए, रोड बनाने के लिए, पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, घर के लिए, पक्का उसको घर मकान देंगे, समझे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए, ताकि जो बेचारे लोग, जो पीबीटीजीएस लोग जो इतना मुश्किल लाइफ जी रहे हैं, थोड़ा राहत मिल सके इन लोग को भी। तो आगे देखो, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, वही यूनियन कैबिनेट ने नवंबर 29 को ये पैसा राशि वो किया था, आवंटित किया था इन लोग के लिए 24,000 करोड़, समझे ना। इसमें क्या बोला गया, देखो कि सेंटर का शेयर कितना है, 24,000 का प्रोजेक्ट है, उसमें सेंटर का शेयर कितना रहेगा, लगभग 15,000 करोड़ का रहेगा, और स्टेट गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करेगी, लगभग 9,000 करोड़, समझ गए ना। और इसमें कितना विलेज को कवर करने का बात है, 2200 विलेज कवर करने का बात है इसमें, जहाँ जहाँ पीबीटीजीएस लोग रहते हैं, आया समझ में ना। और इम्प्लीमेंटेशन कितना मिनिस्ट्री करेगा, देखो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि सब मिनिस्ट्री साइलोज में काम करता है, पीबीटीजीएस के लिए। अब देखो यहाँ पे देखो विद्यार्थी, इधर थोड़ा ध्यान दो, अलग अलग मिनिस्ट्री का अलग अलग प्रोग्राम होगा। देखो हकीकत में किया क्या गया है, तो सब मिनिस्ट्री को एक साथ कर दिया गया, आज जो भी सेपरेट प्रोग्राम था सबको एक साथ कर दिया गया, और वही तुम्हारा 24,000 करोड़ का है एक्चुअल में। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने अलग से कोई प्रोजेक्ट चलाया है, जो भी 9 जो मिनिस्ट्री अलग अलग जो प्रोजेक्ट चलाता था उन लोग के लिए सबको एक साथ सम्मेलन कर दिया गया, वही तुम्हारा 24,000 करोड़ का हुआ है।
और उसमें सेंटर का क्या शेयर रहेगा 15,000 करोड़, और जो रेस्ट होगा स्टेट देगा। समझे? तो इसमें देखो 9 मिनिस्ट्री को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। कितना बनाएगा? लगभग 5 लाख पक्का होम्स बनेंगे, लगभग 8,000 किलोमीटर का रोड तैयार होगा, हर घर में ही पाइप वाटर दिया जाएगा, वही हर घर नल से जल वाला योजना। 1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनेंगे और 2500 आंगनबाड़ी सेंटर्स बनेंगे। मोबाइल टावर 3,000 विलेजेस में इंस्टॉल किया जाएगा। तो अच्छा है, ताकि इन लोग भी हो सके ना, इन लोग को भी मिल सके, बेसिक जो फैसिलिटी है इन लोग को भी मिल सके। इसके लिए इतना 24,000 करोड़ लगेगा और कुछ नहीं। देखो इसमें यह भी बात है कि वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। लगभग 60 एस्पिरेशनल पीबीडीज ब्लॉक, यानी कि जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं पीबीडीज वाले जो ब्लॉक है, वहाँ पे इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाए, ताकि वो लोग ट्रेंड हो, वो लोग पैसा कमा सके। और 500 वनधन विकास केंद्र। देखो एसटी वाले लोग सब, जो शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग सब है, वो पीबीडीज वाले लोग सब है, इन लोगों को जंगल के बारे में बहुत कुछ पता होता है, जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज जा रहा है ना, तो ताकि ये जो तुम्हारा वनधन विकास केंद्र है, यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोड्यूस है वो बेच सके, वो मेडिसिन में काम आ सके। तो बहुत बढ़िया बात है, वो इकोनॉमी में जोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार का। और उतना ही नहीं, लगभग 1 लाख घर को ये ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट से भी, पावर सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। यानी कि मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा उससे कनेक्ट हो रहा है, कि कहाँ से क्रिएट हो रहा है, सोलर एनर्जी से, तो वो भी इन लोग के घर में पहुंचाया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि जानते हो कि सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पावर ग्रिड नहीं है। तो जो भी बनेगा वो डायरेक्ट तुम्हारा यहाँ पे चला जाएगा। तो ब्लूप्रिंट बहुत अच्छा है। आगे देखो, यहाँ पे देखो मैं चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस है, मैंने कहा ना डेटा को लेकर बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अभी तक सरकार जो समझ रही है, सरकार ये मान के चल रही है कि पीबीडीजीज का पॉपुलेशन 28 लाख है, सरकार मान के चल रही है। मगर तुम देखोगे महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान से आंकड़ा आया ही नहीं अभी तक, पता ही नहीं कि वहां पे कितना लोग है। तो सरकार जो अपना जो सोच के चली है 28 लाख, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक्यूरेट नहीं है सरकार, यहाँ पता नहीं है। इनफैक्ट देखो जो कहा है तुम्हारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी होता है ना, उसने भी कहा है कि लैक ऑफ डेटा है, डेटा है ही नहीं। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी कहा कि ठीक है हम बेसलाइन सर्वे करवाएंगे। बेसलाइन सर्वे से पता चलता है कि पॉपुलेशन कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है। और देखो पॉलिसी और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसके लिए आपको पता ना होना चाहिए कि पॉपुलेशन कितना है। तो उसने भी कहा कि देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कहा है कि हम बेसलाइन सर्वे करवाएंगे पता करने के लिए ये वगैरह, मैं अभी तक तो कोई डेटा है ही नहीं एक्यूरेट। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। देखो तो इसलिए देखो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई बात ही नहीं कहा कि बेसलाइन सर्वे पब्लिक का क्या हुआ नहीं हुआ, उसका कोई बात ही नहीं है। और ये भी रखा गया बात पार्लियामेंट में कि 1951 के बाद कोई भी डेडिकेटेड सर्वे नहीं हुआ जहां पे पीबीडीजीज का संख्या अलग से पता चले। तो देखो प्रॉब्लम तो शुरू से ही है। यदि शुरू से ही यदि पीबीडीजीज का संख्या का बारे में पता चलता शुरू के सर्वे से, तो ज़्यादा काम आसान हो जाता। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है अभी के लिए पीएम जनमन के लिए कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए सबसे बड़ा जो हर्डल्स होगा वो रियलिस्टिक डेटा है। जब तक हमारे पास रियल डेटा नहीं होगा कि ये लोग कितना स्टेट में कितने संख्या में प्रेजेंट है, तब तक हम लोग इन लोग को बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हमें बेसलाइन सर्वे पे काम करना होगा, बहुत तेजी से डेटा तैयार करके लाना होगा। कंप्लीटेड।